गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हमने इतिहास के स्रोतों को खत्म किया था। आज हम प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे प्रस्तर युग के बारे में, मतलब पाषाण काल के बारे में। ठीक है, इतिहास की शुरुआत मतलब मानव सभ्यता की जो शुरुआत हो रही है ना। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का अर्थ होता है मनुष्य सदृश वानर। मतलब जब वानर का विकास होता गया, जब उसकी रूपरेखा रेखा कुछ कुछ मानव के समान हो गई, उसी को कहा गया है प्राइमेट्स। इसके बाद फिर मानवों का और भी विकास होगा। देखिए, आदि मानव के कुछ मूल स्थान है। अच्छा, इन प्राइमेट्स की जो मूल स्थान है उसे माना जाता है पूर्वी अफ्रीका। ठीक, इन जो प्राइमेट्स का मूल स्थान है उसे क्या माना जाता है? पूर्वी अफ्रीका। इसके बाद कुछ और जो हमारे आदि मानव हैं उनके कुछ मूल स्थानों को देखते हैं कि उनके मूल स्थान कौन कौन सी जगह को माने गए हैं। एक है आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकारा। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकारा। पिथेकरा, ये आदि मानव का नाम है। ठीक, इसकी उत्पत्ति माना गया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, एक और है जावा मानव। नाम से स्पष्ट है, जावा मानव मतलब जावा द्वीप पे। ठीक, फिर है पेकिंग मानव। पेकिंग मानव, इसकी उत्पत्ति हुई है चीन से। फिर है निएंडरथल, इनका मूल स्थान माना गया है जर्मनी को। ठीक, होमोसेपियंस, सबके माने गए हैं पामीर। तो इनके साक्ष्य मिले यहां से कि पामीर से। एक है पिल्टडाउन। ठीक, ये सब आदिमानव की प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजाति। जैसे निएंडरथल कहाँ पा गया है ना, सब ये आदिमानव की प्रजातियां। पिल्टडाउन है आपका इंग्लैंड से। ये कुछ मूल प्रजातियां हैं जो आदिमानव की हैं। वो कहाँ कहाँ प्राप्त की, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच में पूछ सकता है ना। और है आपका एक और है जिंजान थ्रोपस। ठीक, जिंजान थ्रोपस पूर्वी अफ्रीका से। जिंजान थ्रोपस पूर्वी अफ्रीका से। क्रो-मैग्ननम, क्या नाम है? क्रो-मैग्नन, फ्रांस से। ठीक, ये इनके कुछ मुख्य स्थान है। इनको याद रखिएगा, कई बार मैच करने के लिए पूछ सकता है। ठीक, ये इसको मिटाते हैं। चलिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके विकास को देखते हैं कि वह पाषाण काल से वर्तमान युग तक उसका विकास कैसे हुआ। ठीक, तो हम देखते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ना, विकास है, उसको तीन भागों में बांटते हैं। आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है? उस समय लिखित साक्ष्य नहीं होते थे, लोगों को लिखना नहीं आता था। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उनकी जानकारी हमें केवल एक ही स्रोत है, वो है हमारे पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के स्रोत में हमने पढ़ा था कि किस किस प्रकार के स्रोत होते हैं। तो
प्रागैतिहासिक काल की जो भी हमको जानकारी मिलती है उसके स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अध्यैतिहासिक के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लिखित भी हैं और पुरातात्विक भी हैं। कैसे हैं? लिखित और पुरातात्विक दोनों हैं, लेकिन जो लिखे गए हैं उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो मुख्य रूप से जानकारी किससे मिली है? पुरातात्विक से मिली, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, हमको पता है कि लिपि साफ लिखित है, लेकिन उसका हम कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं। और जो ऐतिहासिक है वहां पे हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, लिखित भी मिलेंगे, और इन जो लिखे मिलेंगे उसको हमने पढ़ा भी है। ठीक, ये तीनों की कुछ बेसिक अंतर तीनों के बीच में। प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पाषाण काल। इनको फिर 3 बांटों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक, कौन कौन से हो गए? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण की जानकारी हमें मिलती है, मतलब इसका काल देखते हैं। प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे पूरा पाषाण के अंतर्गत रखा गया है। काल निर्धारण है जो इसका 10,000 से 5,000 ईसा जो पूर्व है उसे मध्य पाषाण में रखा गया है। 5,000 या 5500, ठीक, 5500 जो ईसा पूर्व तक है उसे मध्य पाषाण में रखा गया है। 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे किस में रखा गया है? नव पाषाण काल में रखा गया है। ठीक, इस काल निर्धारण को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं काल निर्धारण से कि ये काल किस काल का है, कौन समय कौन से काल का निर्धारण किया गया है। देखिए, एक विशेषताएं, पूरा पाषाण काल के समय जो मनुष्य था वह क्या था? वह आपका केवल शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। ठीक, जो सामाजिक व्यवस्था है ऐसी व्यवस्थाएं इस दौर पे नहीं थी। व्यक्ति अकेले अकेले घूमता था, जो खाने को मिल गया रह लेता था, गुफाओं में सो जाता था, है ना, कहीं जानवर को शिकार करके छोड़ दिए तो उससे अपने लिए इकट्ठा कर लेता था, कुछ फल वल हो गए तो उनको तोड़ के इकट्ठा कर लेता था, ना कुछ उगाता था, ना ही इसकी दूसरे मानवों से कोई सामाजिक संबंध थे। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने पहली बार पशुपालन शुरू किया था। ठीक, देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें छोड़ दी थी, बाकी चीजें भी चलती रही, शिकारी भी था, खाद्य संग्रह भी था, लेकिन उसने पशुपालन को शुरू कर लिया था। पहला पशु ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को पाला गया था। ठीक, देखिए, ये जो विकास हुआ है ना, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हुआ। देखिए, जब मानव अकेला था तो इस समय ज्यादातर खाना बदोश था, क्योंकि इसे खाने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मानव पशुपालन शुरू करेगा तो क्या आएगी? उसके जो घूमने में है थोड़ी सी स्थिरता आएगी। भाई, आप अपने जानवरों को लेके बहुत तेज गति से नहीं घूम सकते, आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा। जब आप एक जगह पे रुकोगे तो आपकी नजरों में जब वहां के आसपास के माहौल को देखेंगे तो वहां पे धीरे धीरे विकास को देखेंगे कि पेड़ पौधे कैसे बड़े हो रहे, है ना, बीज कैसे उग रहे। ठीक, तो यहाँ पे जब मानव ने पशुपालन शुरू किया तो उनमें थोड़ी सी स्थिरता आई। एक आदमी पहले पशुओं को जैसे चलाता था, तो फिर यहाँ थोड़े से समूह बनने शुरू हुए। मतलब अगर हम देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था की प्रारंभिक जो चीजें हैं यहाँ पे लगभग चालू होना शुरू हो गई थी। एक ग्रामीण व्यवस्था तो हम नहीं कह सकते या पूर्ण संगठित समाज नहीं कह सकते, पर हाँ, मतलब लोग थोड़े बहुत ग्रुप में रहने शुरू हो गए थे कि 3-4 लोग मिलके जानवरों को पकड़ लिए, इकट्ठा कर लिए, उनको घुमाए। पशुपालन का इनका जो मुख्य जो रीजन था वह था अपने लिए आहार की उपलब्धता। जब इन्होंने देखा कि शिकार करते थे, एक को मार के खाते थे,
फिर दूसरे के लिए फिर मेहनत करनी थी। इससे बेटर क्या है कि आप पाल के रख लो, जब आपको भूख लगे जाओ मार के खा लो। फिर अब उनको पाले हो तो उनको चराना पड़ेगा, चराओगे आप अपने चारागाह में, जंगल में। तो जब उसको चराते थे तो जो जैसे गाय वो कुछ खाती हैं, उनसे बीज निकलता है पेट से, फिर वह उगने लगता है। तो जब वह इस स्टेज में जब वह थे तो उन्होंने थोड़ी सी स्थिरता आई, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई गाय जो खा रही हैं, जो बीज फेंक रहे हैं, उनसे कुछ समय में फिर से पेड़ पौधे बनना शुरू हो जा रहे हैं। और यही विकास का क्रम आया। अगले नवपाषाण के समय मानव ने कृषि करना सीख लिया। ठीक, यहाँ पे मानव ने कृषि करना सीख लिया। अब मानव ने कृषि करना सीख लिया तो अगर उस समय का अंदाजा लगाया जाए तो बहुत ज्यादा तो मैन पावर होगी नहीं कि आप किसी को हायर कर लो। नया नया समाज बना है। यहाँ अब समाज संगठित होने लगेगा। ठीक, लोग समाज बना के रहेंगे क्योंकि उनको अब लगाए हैं, कोई चोरी ना कर ले। इसके लिए एक संगठन की जरूरत है कि कोई पौधा लगाएगा, सिंचाई करना है, उसकी देखभाल करना है। तो यहाँ से फिर एक जो सामाजिक व्यवस्था है वह स्थापित होना शुरू हो जाती है आपके नवपाषाण काल से। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक व्यवस्था कब से शुरू हुई। मानव की जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो एक समाज में रहने का जो मानव का आदत है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये शुरुआत यहीं से होती है, नवपाषाण काल से। ठीक, इन तीन कालों की ये विशेषताएं हैं। फिर पुरापाषाण काल के फिर 3 पार्ट होते हैं। ठीक, इसको देखते हैं क्या क्या है। देखिए कौन कौन से होते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये चालू होता है निम्न पुरा प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पुरा चालू होता है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पुरा होता है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये इसका काल निर्धारण है। ये काल निर्धारण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जगह नहीं बची, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। फ्लो चार्ट बनाने के बाद क्या है कि आपको चीजें इजीली याद होंगी। ठीक, देखिए ये फ्लो चार्ट आपके मेंस लिखने में भी बहुत काम आता है। जितना आप मेंस राइटिंग में फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे उतने ही आपकी जो मार्किंग है दूसरों से बेटर होती जाएगी। यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो उठते ही हैं, जो अभी आज हम पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का जो पाषाण युग पढ़ रहे हैं इसमें से है ना, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार करते हैं हम निम्न पुरा को। निम्न पुरापाषाण काल। देखिए निम्न पुरापाषाण काल में क्या कहा गया, किस लिए कहा गया। देखिए पुराना माना जाता है। पेबुल और चॉपर उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए। क्या मिले? पेबुल और चॉपर उपकरण यहाँ प्राप्त हुए। पेबुल उपकरण क्या होते थे? देखिए पेबुल उपकरण जो पत्थर, जब नदी की बहाव होती थी, नदी में पड़े पत्थर होते थे बड़े साइज के, बहाव के कारण वो कट जाते थे, मतलब चिकने हो जाते थे और किनारे इनके थोड़ी सी धार हो जाती थी। तो ऐसे उपकरण को पेबुल उपकरण कहा गया। इसीलिए निम्न पुरापाषाण काल को पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से पेबुल टाइप के जो आपके हैं औजार प्राप्त हुए। इस काल की एक और खास बात है कि पहली बार मानव ने आग का प्रयोग किया। ठीक, पहली बार मानव ने किस चीज का प्रयोग किया है? आग का प्रयोग किया है। कहां पे? और अगर हम देखे जाए तो सर्वप्रथम आग के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है चीन की गुफा है चाओजू कोजियन। क्या नाम है? चाओजू कोजियन। ये चीन में स्थित गुफा है जहां पहली बार साक्ष्य मिलते हैं कि मानव ने आग का प्रयोग किया।
ध्यान रखना कि इस समय जो आग के प्रयोग होते थे वो नियमित नहीं होते थे। नियमित मतलब जैसे आजकल हम लोग डेली यूज में आग करते हैं कि हम खाना पकाना तो आग जलाना, नियमित प्रयोग नहीं होते थे, है ना। मतलब खाने पकाने की कोई ऐसी विस्तृत संस्कृति यहाँ विकसित नहीं थी। आग का तो हाँ बाई चांस प्रयोग हो जाता, कभी जल गया, जला लिए, यूज कर लिए, पर एकदम नियमित प्रयोग जैसे आज हम करते हैं वैसा नहीं होता था। ठीक, इस समय के जो आपके हथियार थे वह ज्यादातर बने हैं आपके क्वार्टजाइट पत्थर से। किस पत्थर से बने हैं? क्वार्टजाइट पत्थर से बने हैं ज्यादातर हथियार। भारत में अगर हम देखा जाए तो इस नदी के जो केंद्र हैं, मतलब इस संस्कृति के जो केंद्र हैं वो आपके नदी घाटियों में है। कौन कौन सी घाटी है? सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। ठीक, इसी कारण इसे ध्यान रखिएगा सोहन संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि सोहन नदी घाटी से हमें इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट बुशफुट। रॉबर्ट बुशफुट, ये व्यक्ति कौन है? देखिए, रॉबर्ट बुशफुट जो है, इन्होंने मद्रास के पलवरम से हैंड एक्स को प्राप्त किया था, जो इस काल का है, पहली बार, है ना। कहां से? मद्रास के पलवरम से हैंड एक्स प्राप्त किया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रॉबर्ट बुशफुट द्वारा जो हैंड एक्स खोजा गया मद्रास पलवरम से किस काल से संबंधित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यह निम्नपुरा काल से संबंधित है। तो निम्नपुरा के बारे में बस आपको इतनी जानकारी रखना है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक, चलिए, निम्नपुरा के बाद कौन सा काल आता है अपना? मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक, क्या आ गया? मध्यपुरा। देखिए, निम्नपुरा में तो पेबुल उपकरण यूज हुए थे। मध्यपुरा में जो उपकरण हुए, बहुसंख्यक कोर वाले उपकरण हुए। बहुसंख्यक कोर, है ना, या इसे बोलते हैं फलक। इसी कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है। क्या कहा गया है मध्यपुरा को? फलक संस्कृति भी कहा गया है मध्यपुरा काल को। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? वही हैं सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, नेवासा, सिंहभूम जिला। मध्यपुरा में पहली बार हमको कुत्ते के पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले। ठीक, ये यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अगर पूछा है कि पहली बार कुत्ते को पालतू कब, किस काल में बनाया गया, पाषाण काल दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको विभाजित करके दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यपुरा में पहली बार कुत्ते को पालतू बनाया गया है। ठीक, देखिए, ज्यादातर जो संस्कृतियां हैं ना वो नदी घाटियों के आसपास ही विकसित हुई, क्योंकि उसमें पानी का जो स्रोत था वो सिर्फ नदियां होती थी, और मानव को जीवन के लिए पानी जो है बेसिक नीड्स में से एक है। बिना उसके आदमी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जितनी भी संस्कृतियां हुई सब लगभग नदी घाटियों के आसपास ही विकसित हुई। तो जो अपनी यहाँ की प्राचीन नदियां हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, प्राचीन नदियां सोहन, बेलन, ये जो उत्तर प्रदेश इधर की जो प्राचीन नर्मदा, गोदावरी, जो प्राचीन नदियां हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और इन नदियों का नाम है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से साक्ष्य मिले ही होंगे इससे संबंधित। ऐसा नहीं, जितनी नदियां हैं इन सभी नदियों से हमको कुछ ना कुछ साक्ष्य पाषाण काल के हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नदियों में थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचना है। ठीक, मध्यपुरा के बाद आ रहे हम उच्चपुरा की ओर चलते हैं। उच्चपुरा, देखिए, उच्चपुरा आते आते मानव विकसित होता चला गया। अब यहाँ पे जो मानव ने ब्लेड की तरह पतले, मतलब हथियारों को थोड़ा सा उसने परिष्कृत करना सीख लिया था, काट के तोड़ के पत्थरों के औजारों को। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लेड की तरह पतले पतले जो हथियार हैं उनका प्रयोग करना चालू किया, और यही से आधुनिक मानव के उदय का काल माना जाता है। किसका? होमो सेपियंस के उदय का काल
यहीं से माना जाता है, आधुनिक मानव के उदय का काल यहीं से माना जाता है। यह हमारा पाषाण काल के जो आपका वर्गीकरण, पाषाण काल का ही मतलब कि आपका पूरा जो पाषाण काल है उसका वर्गीकरण। ठीक, चलिए अब इसके बाद चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए जगह के नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जगह पूछ लेता है, ये जगह किस काल से संबंधित है। देखिए पूरा पाषाण से अगर समझ आपका जगह पूछता है संबंधित, तो ज्यादातर वह नदी घाटी ही आएंगी, है ना। कोई विशेष स्थान के नाम, जो एक आपको मद्रास वाला बताया वैसा एक आध दो ही है, और बाकी ज्यादातर नदी घाटियों से ही पूछेगा। ठीक, सबसे ज्यादा जो हमारे पास देखिए अभी आगे हम देखते हैं कि आपको एमपी में होगा याद, भीमबेटका गुफा। यहाँ पे ना लगभग सभी काल के साक्ष्य मिले, जितने पाषाण काल के जितने क्रम है ना, यहाँ पे लगभग सभी काल के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब मध्य पाषाण काल की तरफ। देखिए पूरा पाषाण काल हो गया। देखिए मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है मीसोलिथिक, एक और नाम है माइक्रोलिथिक। देखिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, इसलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। और ऐसे पहले उपकरणों की खोज सीएल कार्लाइल ने की 1867 में। कब की सीएल कार्लाइल ने? सीएल कार्लाइल ने की 1867 में की। ठीक, एरिया कौन सा था? जो विंध्य पर्वत का क्षेत्र है आपका, तो विंध्य क्षेत्र में इन्होंने आपके सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो समय है, इसका अगर हम केंद्र देखें तो हमारे पास कौन से केंद्र आएंगे? देखिए बेलन घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक, कृष्णा घाटी, कृष्णा नदी घाटी, ये सब मध्य पाषाण कालीन जो समय था, उस समय के जो आदि मानव रहते थे वो इस क्षेत्र के आसपास ज्यादा निवास करते थे। यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे बागौर, कहां पे है? राजस्थान का है। क्या है बागौर में? ये बागौर राजस्थान में है, और यहाँ पे पशुपालन का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, मध्य पाषाण काल का पशुपालन का साक्ष्य है और सबसे बड़ा स्थल है। यह जो है, यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, कौन सी नदी किनारे स्थित है? यह जो है, यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। फिर है आपका आदमगढ़, एमपी का। यहां से भी आपको किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। फिर है सराय नाहर महदहा, यूपी के हैं। यहां से अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। सराय नाहर और महदहा कहां पे है लोकेशन? यूपी में है, और अस्थि पंजर यहां से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सांभर झील जो राजस्थान की है, जो सांभर झील निक्षेप है, वहां पे हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, और साथ में यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है हमको। कहां पे? सांभर झील के निक्षेप में। ठीक, मध्य पाषाण काल में इन स्थलों को याद रखिएगा, पूछता है फलाना स्थल किस काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल बाद यहाँ पे पशुपालन चालू हो गया था। अब देखिए नव पाषाण काल। ठीक, नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल के जो उपकरण हैं उसकी खोज का श्रेय है जो प्राइमरोज को जाता है। ठीक, क्या नाम है? प्राइमरोज, इनका नाम है
प्राइमरोज। पहली बार इन्होंने नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। ठीक, कहाँ की थी? कर्नाटक के लिंगसुरूर में, सन है 1842 में। कहाँ पे की थी? कर्नाटक के लिंगसुरूर में की थी 1842 में। जगह का नाम क्या है? लिंगसुरूर, कर्नाटक में। एक और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मसूरिये। ठीक, मसूरिये। मसूरिये ने 1860 में प्रथम प्रस्तर उपकरण यूपी में टोंस नदी से खोजे थे। कब खोजे थे? 1860 में। प्रथम प्रस्तर उपकरण, प्रस्तर उपकरण किस काल के? नवपाषाण काल के। कहां पे? यूपी में टोंस नदी पे खोजे थे। ठीक, देखिए नवपाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र देखें तो वही आ जाएगा फिर आपका सोहर नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। ये बेलन नदी कहाँ पे है? अभी आपकी बेलन नदी है मिर्जापुर, जो यूपी का मिर्जापुर जिला है, वहां पे है आपकी बेलन नदी। ठीक, सोहन नदी, सोन नदी, बेलन नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, ये सारी नदियों के किनारे आपको नवपाषाण काल के आपको आपके साक्ष्य मिले हैं। सिंह भूमि में, जो आपका झारखंड में है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और भी कई स्थल हैं, स्थलों को देखते हैं हम। कुछ विशेष स्थल जो फेमस हैं उनको देखते हैं नवपाषाण काल से संबंधित। यहाँ मिटा देता हूं। चलिए स्थल में देखते हैं जो प्रमुख स्थल हैं नवपाषाण काल से संबंधित। पहला है मेहरगढ़। ठीक, वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य। विश्व के जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्यों में से हमको मेहरगढ़ मिले हैं। और कौन सी कृषि फसल है? गेहूं और जौ की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, गेहूं जौ की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यह जो स्थल है उसे 7000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। ठीक, इस स्थल का जो समय निर्धारित किया गया हुआ है 7000 ईसा पूर्व। उसके बाद है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। ठीक, बुर्ज होम की क्या विशेषता है कि यहाँ पे युग्मित समाधान मिला है। युग्मित समाधान मतलब इंसान के साथ कुत्ते को साथ में दफनाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंसान को दफनाया गया वो कुत्ते का मालिक था। तो हो सकता है उस समय ऐसी प्रचलन हो कि लोग ऐसा मानते हो कि जब कोई खत्म हो जाता है फिर वह दूसरे दुनिया में जाता है तो उसके जो चाहने वाले हैं या उसके जो प्रिय हैं उनको उसके साथ दे देना चाहिए ताकि वो वहां पे अकेला महसूस ना करे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? बुर्ज होम में युग्मित समाधान मिलते हैं। अगला स्थल है आपका गुफक राल। ये भी जम्मू और कश्मीर में है। गुफक राल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफक राल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें जमीन के अंदर आवास मिले हैं। जैसे आजकल हम बेसमेंट बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे गर्तावास मिले हैं और मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं जिसे बोलते हैं मृद भांड। ठीक, गर्तावास और मिट्टी के बने बर्तन जिसे बोलते हैं मृद भांड। इसके बाद चिरांद। चिरांद है, यह बिहार का स्थल है। ठीक, नवपाषाण कालीन में यहां से हमें सबसे ज्यादा हड्डियों से बने औजार मिले हैं, खासतौर से हिरण की सींग से। ठीक, तो हिरण की सींग से बने औजार हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, बिहार से। ठीक, इसके बाद एक और है, ध्यान रखिए, कोल्डी हवा, यूपी इलाहाबाद। ठीक, यूपी कोल्डी हवा का जो लोकेशन है वो क्या है? यूपी का इलाहाबाद। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहां से हमें प्राचीनतम धान की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और इतने प्राचीनतम है कि विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य ये धान की कृषि के। किसके प्राचीनतम साक्ष्य हैं? धान की कृषि के हैं। विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं धान की कृषि के। इससे संबंधित और एक है आपको उदाहरण, कर्नाटक का है। ठीक,
संगन कल्लू, क्या नाम है? कर्नाटक का नाम है संगन कल्लू, संगन कल्लू। यहाँ क्या है? राख का टीला मिला है। ठीक, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला स्थल चौपानी मांडो, ये है यूपी का। चौपानी मांडो यूपी में है। यहाँ पे हमें जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, इस आकार की झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। जो संस्कृति मिली वहां पे उनके जो घर थे वह आपके मधुमक्खी की छत्ते के जैसे थे। ठीक, एक जगह है अतिरमपक्कम, मद्रास में है, वहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या नाम है? अतिरमपक्कम, नाम ध्यान रखिएगा, अतिरमपक्कम। लिख दूं क्या? अतिरमपक्कम। ठीक, यहां से मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। कहां पे स्थित है यह स्थित है मद्रास में। ठीक, तो नवपाषाण काल से संबंधित इतने स्थल याद रखना है, कहां से क्या प्राप्त हुआ है, किस स्थल की क्या विशेषता है, उसकी लोकेशन क्या है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, है ना, मतलब कि ये फेवरेट जोन है, नवपाषाण काल के स्थल, मध्यपाषाण काल के स्थल, पुरापाषाण काल के स्थल। अगर एंशिएंट इंडिया में जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन स्थलों को लेके ही यह पूछता है किसी भी एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर पाषाण काल के बाद आपका प्राग ऐतिहासिक काल के बाद चालू होता है अद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी आता है। ठीक, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अद्य ऐतिहासिक काल को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ लेते हैं ताम्र पाषाणिक काल। ठीक, सिंधु घाटी एक बड़ा चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे, इसको पहले निपटा लेते हैं ताम्र पाषाणिक काल को। ठीक, देखिए ताम्र पाषाणिक नाम से ही जैसे कि पता चल रहा होगा कि इस समय धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया होगा। तो तांबा जो धातु है मनुष्य द्वारा यूज की गई पहली धातु है, और ऐसा माना जाता है लगभग 5000 ईसा पूर्व से ही मनुष्य तांबे का प्रयोग कर रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, कैल्कोलिथिक। ठीक, ताम्र पाषाणिक काल को जो है इसे क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक। इसमें भारत में कुछ संस्कृतियां हैं। पहली देखिए आपकी है बनास या आहार संस्कृति। ठीक, बनास नदी के किनारे थी इसलिए बनास संस्कृति। आहार इसका प्रमुख केंद्र था इसलिए से आहार संस्कृति भी कहा जाता है। लोकेशन इसकी राजस्थान में। 2100 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया गया है। 2100 से 1500 ईसा पूर्व जो इसका काल निर्धारण किया गया है वह 2100 से 1500 ईसा पूर्व किया गया है। यहाँ के स्थल हैं, प्रमुख स्थल ध्यान रखिएगा, गिलुंद, बालाथल और आहार। ठीक, 3 प्रमुख स्थल है इस संस्कृति के, जहां पे इस संस्कृति का फैलाव था। गिलुंद से ध्यान रखिएगा पकी ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक, बालाथल से टेराकोटा से निर्मित वस्तुओं हमें प्राप्त हुई हैं। और आहार है, इसको तांबावती भी बोलते हैं। तांबे के इतने ज्यादा उपकरण यहां से मिले, किसे तांबावती भी कहा जाता है। आहार के लोग पत्थरों का निर्माण, पत्थरों से घरों का निर्माण करते थे। ठीक, आहार के लोग क्या करते थे? जो आहार के लोग हैं पत्थरों से घरों का निर्माण करते थे। इस संस्कृति में जो हमें और सामान्य मिले उसमें तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, चूड़ियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं। तो यह आपका आहार संस्कृति, बनास संस्कृति बोलेंगे, आहार संस्कृति बोलेंगे, क्योंकि बनास नदी किनारे है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। गिलुंद, पकीट, बालाथल, टेराकोटा की वस्तुएं आहार को तांबावती कहते हैं, और पत्थरों के घर हमें यहां से मिले हैं। ठीक, नहीं मिटाते यह जगह तो है। चलिए इसके बाद अगला है दूसरी संस्कृति आपकी कायथा या
मालवा संस्कृति। ठीक, इसका जो विकास है, जो स्थान है, यह है आपका पश्चिम एमपी। पश्चिम एमपी मतलब एमपी का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, उधर पे इसका विकास हुआ है। ठीक, देखिए मालवा, कायथा, एरण, नवड़ा टोली, कौन कौन से लिख देता हूं मैं। मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली यहाँ की प्रमुख स्थल है। मालवा अपने मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, उस समय भी यह मृद भांडों के लिए फेमस था। इसे कायथा संस्कृत क्यों कहते हैं, क्योंकि कायथा इसका मुख्य केंद्र था। कायथा से हमें तांबे की 29 चूड़ियां मिली हैं। तांबे की कितनी चूड़ियां मिली हैं? 29 चूड़ियां मिली हैं। कितनी? 29। नवड़ा टोली से हमें काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विशेषता है काले और चित्रित मृदभांड हमको प्राप्त हुए हैं नवदा टोली से। इस संस्कृति की एक विशेषता और है कि यहाँ पे हमें श्रृंगार के सामान प्राप्त हुए हैं। किससे निर्मित है? देखिए स्टेटाइट और कर्नेलाइट से बने हार हमको इस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। किससे? स्टेटाइट और कर्नेलियन। कर्नेलाइट नहीं, कर्नेलियन। स्टेटाइट और कर्नेलियन एक प्रकार के पत्थर हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं। स्टेटाइट और कर्नेलियन से बने हार हमको मिले हैं आपके किधर से? ये मालवा संस्कृति से। ठीक, इसके बाद जो अगली संस्कृति जिसका विकास हुआ है आपके महाराष्ट्र में। देखिए दो संस्कृति, एक का तो हमारा राजस्थान में विकास हुआ है, एक पश्चिमी एमपी में, और एक जो और बड़ी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है इसका विकास हुआ है आपका महाराष्ट्र में। इसको हम लोग बोलते हैं जोरवे संस्कृति। ठीक, यहाँ से हड़प्पन, प्राक हड़प्पन, हड़प्पेत्तर तीनों प्रकार की संस्कृतियों के हमको साक्ष्य मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जोरवे संस्कृति। ठीक, इसका विकास कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति का विकास हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक, जोरवे संस्कृति में जोरवे को ध्यान रखिएगा। जोरवे जो एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब ऐसी जगह है जहां से हमें सोने के आभूषण मिले हैं ताम्रपाषाण काल में। एकमात्र जगह जहां से हमें सोने के आभूषण मिले हैं। जोरवे से क्या मिले हैं? सोने के आभूषण मिले हैं हमको जोरवे से। और जोरवे को ऐसा माना जाता है कि बाकी संस्कृतियां नष्ट हो गई थी, लेकिन जोरवे सबसे लास्ट तक जीवित थी। लगभग 700 ईसा पूर्व तक इसका अस्तित्व था। ठीक, फिर निवासा। निवासा से हमें पटसन के साक्ष्य मिले हैं पहली बार। ठीक, क्या मिले हैं? पटसन के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव की विशेषता क्या थी? देखिए यहाँ से हमें, यहाँ पहली बार हमें क्या है? किलेबंद बस्ती मिली है, मतलब बस्ती मिला है, उसके चारों तरफ बाउंड्री है। तो इनाम गांव में हमें पहली बार क्या मिली? किलेबंद बस्ती मिली हमें इनाम गांव में। फिर आपका आता है दैमाबाद। दैमाबाद, देखिए दैमाबाद हड़प्पन शहर भी है और ताम्र पाषाणिक शहर भी है। दैमाबाद से हमें तांबे की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, तांबे की क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? देखिए तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं रथ, गैंडा, हाथी। ठीक, यह तांबे के बने हुए हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद से। दैमाबाद से ही हमें कांसे के भी उपकरण मिले हैं, कांसे की भी वस्तुएं प्राप्त हुई हमें दैमाबाद से। तांबे की मिली हैं रथ, हाथी, सांड और गेंडा। रथ, हाथी, गेंडा और सांड भी हमें यहाँ प्राप्त हुआ। पूछ सकता है कि दैमाबाद से जो तांबे की वस्तुएं मिली हैं उसमें कौन सी वस्तु नहीं है? रथ, गेंडा, हाथी, सांड, एक ऑप्शन और डाल के यह पूछा जा सकता है। इस संस्कृति में एक खास बात थी कलश समाधान। ठीक, क्या कहते थे इन लोग? ठीक, आंशिक समाधान भी यहाँ प्रचलित था। कई प्रकार के, मतलब इस समय जो थी
कई प्रकार की समाधान की पद्धतियां प्रचलित थी। जैसे आज हम लोग जलाते हैं, किसी समाज में दफनाते हैं, तो इस प्रकार की प्रचलित थी। तो यहाँ पे एक कलश समाधान प्रचलित था। इसमें क्या होता था, जो अस्थियों को कलश में रख के घर में गाड़ दिया जाता था। जैसे अभी हम लोग क्या अस्थियों को लेके जाते गंगा में बहाते थे, उसमें क्या अस्थियों को कलश में रखते थे और घर में दबा देते थे। आंशिक समाधान भी होता है। आंशिक समाधान कैसे, कि पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया, खाने के बाद जब पशु पक्षी खा ले, जो हड्डी बचा उसको जला दिए या फिर बहा दिए, या फिर ऐसे कलश समाधान करके रख लिए। तो आंशिक पद्धतियां भी वहां प्रचलित थी। ऐसी पद्धति पारसी समाज में चलती है, हम लोग पता होगा तो आपको, है ना। पारसी समाज में क्या करते हैं, उनमें जलाया या दफनाया नहीं जाता, उनमें जो शरीर है उसको छोड़ दिया जाता है, साइलेंट टावर कहते हैं, टावर में छोड़ दिए। वहां पे जो गिद्ध हैं और जो जानवर है, शरीर का अपघटन हो जाता है, गिद्ध खा लेते हैं, है ना, बैक्टीरिया द्वारा शरीर का अपघटन हो जाता है। फिर जो लास्ट में हड्डियां बचती हैं उनका फिर आपको विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका जोरवे संस्कृति। चलिए अब देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कुछ खास विशेषताएं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में ध्यान रखिएगा कि इनको वस्त्र बनाना तो पता था। ठीक, वस्त्र ये कैसे बनाते ही जानते थे, लेकिन लिखना नहीं जानते थे, और यह ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, नगरीय संस्कृति, लेकिन ताम्र पाषाणिक कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि ताम्र पाषाणिक कैसी संस्कृति है, तो ग्रामीण संस्कृति थी, लिखना नहीं जानते थे, वस्त्र निर्माण की कला से परिचित थे। ठीक, तो ताम्र पाषाण के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इसको आपको रेगुलर बेसिक पे पढ़िए। इतिहास बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक, इतना तो याद हो ही जाएगा कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि नाम में काफी ज्यादा अंतर होता है। फिर महापाषाण काल, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं ना कि पहले आप सुने नहीं रहोगे और एक बार सुनोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पेपर के सामने क्लिक तो कर ही जाता है। ठीक, तो महापाषाण काल इसके बाद चालू होता है, इसे बोलते हैं मेगालिथिक भी, क्योंकि बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसका विकास 1000 ईसा पूर्व के समय कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में। ठीक, इसका विकास हुआ 1000 ईसा पूर्व के समय दक्षिण भारत में। इसे महापाषाण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कब्र को बनाने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, कब्र निर्माण बड़े पत्थरों से किया जाता था। दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इसका पूरा विकास हुआ है। ठीक, इसे लौह युगीन माना जाता है, क्योंकि हमारे पास है कि 1000 ईसा पूर्व लगभग मानव ने लोहे का प्रयोग सीख लिया था। हमें महापाषाण कालीन जो स्थल मिले, यहाँ से हमें लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो इस संस्कृति को ध्यान रखिएगा, लौह युगीन संस्कृति है आपकी महापाषाण कालीन की जो संस्कृति। कई बार पूछा जाता है कि महापाषाण काल संबंधित है लौह युग, कांस्य युग, ताम्र पाषाण युग, तो आपको ध्यान रखना है लौह युगीन संस्कृति है महापाषाण काल के। ठीक, तो यह है आपका पाषाण काल से लेके नव महापाषाण काल तक का इतिहास। चलिए अब अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ेंगे अद्य ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। अद्य ऐतिहासिक काल में एक ही चीज हमारे पास है पढ़ने के लिए, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसको हम देखते हैं अपने अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को फिर यही समाप्त करते हैं। ठीक, देखिए जैसे जैसे समय हो रहा, रिजल्ट आ रहे हैं, कई सारी वैकेंसी भी सुगबुगाहट हो रही कि जल्द ही आने वाली है, इसलिए। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर पेपर में काम आने वाला है। ये किसी स्पेसिफिक पेपर का नहीं है कि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतिहास ना पढ़ना पड़े या फिर दूसरे पेपर की तैयारी करोगे। आप लगभग जितने पेपर होने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, सभी में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग सभी में इतिहास का वेटेज लगभग उतना ही रहता है। इसलिए आप इतिहास को तो अच्छे से मजबूत करके रखिए। देखिए कुछ बेसिक सब्जेक्ट उनको आदमी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनको अच्छे से मजबूत करके रखने हैं बेसिक सब्जेक्ट। जैसे आपका इतिहास हो गया, संविधान हो गया और भूगोल हो गया। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफी मेजर पोर्शन को कवर कर लेते हैं, और ये स्टेटिक है तो इनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता, है ना। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो ये आपके लगभग हर एग्जाम में काम आ जाते हैं। उसके बाद फिर जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो डायनेमिक होते रहते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो उसकी तो समय समय पे हम डे बाय डे तैयारी
करते ही रहते हैं। और जीके की तैयारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वह दैनिक बेसिस पे ही आपको करना है, डे बेसिस पे ही करना है। उसको आप कभी भी मंथली और वीकली मत करिएगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको जीके के क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी। आप जीके को डेली पढ़िए। हाँ, रिवीजन आप उसको वीकली और मंथली कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जीके को डेली है। चलिए ठीक है, आज इसको यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ।